तो कवर स्टोरीज में आज हम बात करेंगे 4 महत्वपूर्ण बातों की। महाराष्ट्र में कैसे घूसकांड में फंसती दिख रही है सरकार, करेंगे इसका 360 डिग्री एनालिसिस। क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक है या सरकार पर है खतरा? दूसरी कवर स्टोरी में बात करेंगे बंगाल और असम में तीसरे चरण की वोटिंग की और साथ ही साथ दक्षिण के 3 राज्यों में एक ही चरण में हो रहे चुनावों की। जानेंगे कि दक्षिण के रण में क्या बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी। साथ ही बात करेंगे लगातार बढ़ते कोरोना केसेस की। जानेंगे भारत में तीसरी वैक्सीन को लेकर क्या बड़ी खबर है और समझने की कोशिश करेंगे एक मजदूर के लिए लॉकडाउन का मतलब। और आखिर में बात होगी छत्तीसगढ़ हमले के बहाने। जानेंगे आखिर लाल आतंक के साए से अब तक क्यों नहीं उबर पाया देश। तो ये 4 बड़ी खबर, इन खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। इसके अलावा भी होंगी बहुत सी खबरें। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। एंटीलिया के बाहर लावारिस कार मिलने से जो बवाल खड़ा हुआ था, उसमें महाराष्ट्र की सियासत भी अब चपेट में आ गई है। और अब 100 करोड़ के घूसकांड में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब एनसीपी नेता दिलीप पाटिल गृह मंत्री होंगे। दरअसल आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर पहली रिपोर्ट मांगी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोपहर करीब 2 बजे शरद पवार ने अनिल देशमुख, अजीत पवार और सुप्रिया सुले के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस दौरान एनसीपी के अगले कदम पर चर्चा हुई और फिर अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मामले की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एनसीपी ने कहा है कि देशमुख ने खुद इस्तीफे की पेशकश की। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। रविशंकर ने कहा कि देशमुख ने इस्तीफे का फैसला उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि शरद पवार से पूछकर लिया है। इस मामले में उद्धव ठाकरे आखिर चुप क्यों हैं? और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा, जो कि बताएंगे इस खबर के अंदर की कहानी क्या है। सुबोध, क्या देशमुख के इस्तीफे से बवाल थम गया है, संकट टल गया है, या महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के लिए अब एक नया संकट पैदा हुआ है? पक्की बात है दीपक, जो आपने बात कही है संकट वाली बात है। संकट ये थमता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा एग्रेशन जो है, विपक्ष का एग्रेशन है, और विपक्ष भी बहुत ही सटीक चालें चल रहा है, जिसपे कहीं ना कहीं जो अघाड़ी सरकार है वो अपने पीछे कदम लेते हुए दिख रही है। आपको सीधी सी बात आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस मामले में हाई कोर्ट ने जो सीबीआई को जांच के लिए कहा है, और सीबीआई जो केंद्र जांच एजेंसी है वो जब आकर के यहाँ पर पूछेगी तो पक्की बात है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि कहानी सिर्फ गृह मंत्री के इस्तीफे तक ही नहीं है, क्योंकि यह इस्तीफा अगर देना ही था और वाकई ही इस इस्तीफे को वाकई उस समय जिस तरह की नैतिकता के आधार पे बात की है अनिल देशमुख ने कि मैंने इस्तीफा दिया है, तो अगर था तो जिस समय उनके ऊपर एलिगेशन लगा था वो जानते थे कि उस समय भी वो गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री रहते हुए उनके ऊपर जांच उस तरह से नहीं की जा सकती, तो उस समय भी दे सकते थे। लेकिन अब जो बना है कि ऐसा माहौल बना और इतना इनके ऊपर प्रेशर हुआ, कोर्ट का प्रेशर आया है कि उन्होंने शरद पवार जो है सुप्रीमो है, उनसे बात करने के बाद इस्तीफा दिया है। अब ये इस्तीफा देने के बाद 15 दिन के अंदर
सीबीआई को रिपोर्ट देनी है। सीबीआई जो रिपोर्ट देगी उस पे एफआईआर देगी, तो पक्की बात है जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में और भी कई सारे खुलासे होंगे। इसमें सिर्फ कहानी सिर्फ 100 करोड़ की ही नहीं है दीपक, इसमें कहानी ट्रांसफर पोस्टिंग की भी है, जिसको लेकर के भी बात की गई है कि महाराष्ट्र में जो ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस की होती है उसमें भी गृह मंत्री की दखलंदाजी है। कोर्ट ने जो अनिल देशमुख के यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज उनके घर के हैं उनको भी खंगालने की बात कही है कि अगर जरूरत पड़े तो उनको भी खंगाला जाए। तो निश्चित तौर पे कई सारी अभी तब सरकार आ गई है, उद्धव ठाकरे आ गए हैं सुबोध। और पिछली बार हमने देखा था, बयान भी आया था शिवसेना की तरफ से, संजय राउत कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण की वजह से सरकार की बदनामी हो गई, यानी कि शिवसेना इसको कलंक के तौर पर देखेगी। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद क्या दूरियां बढ़ेंगी एनसीपी और शिवसेना की, या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है दूरियां जो है वो मजबूरियां हैं। यहाँ पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक मजबूरी का एक उदाहरण बोला जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाह करके भी आप समझिए मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनको उकसाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप कुछ बोलिए, लेकिन बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बयान इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि कहीं बयान देने से जो है चीजें खराब ना हो। तो हर जितनी तीनों जो सरकार में शामिल तीनों पार्टियां हैं वो अपनी चुप्पी इसीलिए साधे हैं, और हर चीज पे फैसला जो है कहीं ना कहीं शरद पवार जी की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको ही माना जा रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाह रहा है जिससे सरकार मुसीबत में पड़े। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले को पकड़ा है, विपक्ष ने पकड़ा है और आखिरी तक लेके जाने का जो उसने जिस तरह से रणनीति तय की है, और उसी का दबाव है कि सीबीआई की जो सीबीआई की जांच की भी बात कही है, सारी चीजें कही और सीबीआई की अब जांच भी हो रही है। तो एक तरफ सीबीआई की जांच, दूसरी तरफ एनआईए की फांस और तीसरी तरफ विपक्ष के जबरदस्त हमले। अब देखना यह होगा कि अगले 1-2 हफ्ते में सरकार किस तरह से अपना बचाव करती है। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा नजर नहीं आता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए, अच्छा लगा आपसे विश्लेषण करके। अब बात करते हैं एक और पॉलिटिकल खबर की, और बात राज्यों के रण की। कल यानी 6 अप्रैल को 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सभी सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तीसरे और असम के आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। करते हैं राज्यों के रण का 360 डिग्री एनालिसिस। शुरुआत पश्चिम बंगाल से। तो बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। दक्षिण 24 परगना जिले में 16 सीटें हैं, हावड़ा में 7 सीटें हैं, 8 सीटें हुगली जिले में हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के 205 उम्मीदवार तीसरे चरण में मैदान में हैं। इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तीसरे चरण में टीएमसी के बिमान बनर्जी, कैनिंग पूर्व से शौकत मोल्ला, हरिपाल से करबी मन्ना की किस्मत दांव पर है, तो वहीं बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता, पापिया अधिकारी, श्यामपुर से तनुश्री चक्रवर्ती और डायमंड हार्बर से दीपक हलदार मैदान में हैं। उधर असम की बात करें तो असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब अंतिम चरण में 40 सीटों पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में असम के तीसरे और फाइनल दौर के चुनावी जंग में मुस्लिम मतदाता काफी अहम भूमिका बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए यह चरण सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि कई सीटों पर दोनों ही गठबंधनों की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं। तीसरे चरण में निचले असम वाले इलाके में चुनाव होने हैं, जहां 323 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तो यह है दोनों राज्यों की बात। हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव, देश के जाने माने पत्रकार, जुड़ चुके हैं। उनसे करते हैं पश्चिम बंगाल और असम की राजनीतिक हालात का 360 डिग्री एनालिसिस। अकु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बंगाल में क्या लग रहा है सर, इस चरण में क्या स्थिति है? देखिए, आपने बंगाल के लिए जो प्रस्तावना में जितनी बातें कही थी, तो अगर उन नामों को हटा भी दिया जाए तो स्थिति सिर्फ वही है, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी। कोई इन व्यक्तिगत नामों का बहुत मतलब नहीं रहता है। ममता बनर्जी अपनी चाल चल रही हैं, मोदी उसको काटने के लिए लगे हुए हैं। असम में भी वही हालत है। वहां पर भी कोई व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल प्रत्याशी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रख रहा है। जो कुछ भी है वर्सेस या तो वहां, क्योंकि असम में एक दूसरी स्थितियां हैं, यूपीए वर्सेस मोदी और शाह है। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के जो चुनाव हैं, क्योंकि दूसरे चरण में जिस तरीके से ममता बनर्जी को मजबूर होना पड़ा, वहां 5 दिन लगातार रहना पड़ा नंदीग्राम में और बाकी जगहों की भरपाई करने के सिलसिले में वो आगे बढ़ी,
और अब वो भावनात्मक लड़ाई ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रही हैं। किसी तरीके से आज ही उनका जो बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं तो एक पैर से पश्चिम बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली जीतने की बात करूंगी। तो वो जो चिट्ठी थी, अब आप उस चिट्ठी का आगे का असर देख रहे हैं। चिट्ठी की जो थी वो सिर्फ ऐसा नहीं था, सिर्फ चिट्ठी लिखी गई, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, इस चिट्ठी के पहले ममता बनर्जी ने 2019 में शायद 19 जनवरी थी वो तारीख, तब एक रैली बहुत बड़ी की थी और कलकत्ता में बहुत बड़ा समारोह किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई कि ममता बनर्जी को एंटी बीजेपी कैंप में कितने लोग स्वीकार करने को तैयार हैं, कितने लोग अपनी दुकान बंद कराने को तैयार हैं। दुकान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अपने राज्यों में जो मठाधीश हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी आज की तारीख के हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, वो कितना उनको आगे बढ़ने देंगे। अरविंद केजरीवाल का मामला दूसरा हो सकता है क्योंकि यहाँ उनका स्टेक नहीं है ममता। बाकी राज्यों में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर सभी की इच्छाएं कुछ हैं, लेकिन ममता, हालांकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंची थी बंगाल में उनका चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन नेता के तौर पर कितना मानी जाती है हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बातचीत कर ले, बिल्कुल चाहे, बिल्कुल उसी तरह से तेजस्वी यादव का भी समर्थन का और उनका सपोर्ट कितना मायने रखता है ये भी हम जानते हैं। लेकिन सर, नंदीग्राम का पहला जो पूरा पैक्ड रही, बिजी रही ममता बनर्जी, नंदीग्राम से थोड़ा सा मुक्त हुई हैं, हालांकि अभी सिंगूर बाकी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अब ज्यादा एग्रेसिव तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो अपने में ही फंसी हुई है और वो कुल मिलाकर के, मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो पूरी लड़ाई जो है भावनात्मक लड़ने की कोशिश में है, बंगाल अस्मिता की लड़ाई लड़ने की कोशिश में है, और वो ये साबित करना चाहती हैं कि बंगाल मतलब कहा नहीं जा रहा है, लेकिन उनके चुड़भैये नेताओं ने ये तक कहना शुरू कर दिया, ममता इज बंगाल, ममता इज इंडिया। वो जो असम के हमारे देवकांत बरुआ साहब हुआ करते थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो वो उस भाषा में कुछ बात करने की कोशिश में, और ये एक इमेज बनाई जा रही, परसेप्शन की लड़ाई है, जिसमें हमारे श्री प्रशांत किशोर जो है माहिर माने जाते हैं। ये हो सकता है उनकी ही कोई वो रणनीति हो। अब परसेप्शन की रणनीति है या फिर इमोशनल कार्ड वाकई में ममता बनर्जी का चलेगा, ये तय हो जाएगा 2 मई तक। लेकिन अब थोड़ा सा दक्षिण की ओर चलते हैं सर, वहां भी राजनीति, हालांकि मुख्य गलियारे जो हैं उसमें बड़ी कम चर्चा होती है दक्षिण की राजनीति की, लेकिन बड़े दिलचस्प समीकरण वहां भी उभर रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। दक्षिण के रण में कल केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु के भी चुनाव होने हैं। केरल की 140 सीटें, तमिलनाडु की 234 हैं और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर एक ही चरण में कल मतदान होना है। लेकिन समीकरण क्या है, जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। दक्षिण भारत में इस बार कड़ा मुकाबला है। केरल की बात करें तो यहां मुख्य लड़ाई माकपा के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच में है। हालांकि बीजेपी भी छाप छोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। केरल विधानसभा में बीजेपी की महज 1 सीट है। इस बार बीजेपी को पहले से बेहतर नतीजे की उम्मीद है और इसकी वजह है राज्य में लगातार बढ़ते वोट शेयरों का आधार। साल 2011 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6% से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 11% के आसपास वोट मिले। 2016 में बीजेपी एनडीए को 15% वोट और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 15% से ज्यादा वोट मिले। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ विधानसभा की 234 सीटें हैं। यहाँ अभी एआईएडीएमके की सरकार है और ई पलानीसामी मुख्यमंत्री। पिछले चुनाव में एआईएडीएमके ने 136 और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने 89 सीटें जीती थी। यहाँ बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। पलानीसामी के सामने अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की चुनौती है, जबकि स्टालिन डीएमके की 1 दशक बाद राज्य में सत्ता वापसी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी और एआईएडीएमके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। एआईएडीएमके के 179 और बीजेपी के 20 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और डीएमके साथ मिलकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। डीएमके 173 सीटों पर और कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बात करते हैं पुदुचेरी की। इस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं। 3 सीटें मनोनीत होती हैं तो 30 सीटों पर चुनाव होंगे। यहाँ 323 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर एक बार फिर से पुदुचेरी की सत्ता में वापसी की कवायद में है।
वहीं बीजेपी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके सहित छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है। ऐसे में पुदुचेरी का सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। दक्षिण भारत में खुद की पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब देखना यह होगा कि इस बार दक्षिण भारत की सियासत किस तरफ करवट लेती है। अक्कू जी हमारे साथ बने हुए हैं। अक्कू जी, बीजेपी के लिए क्या इस बार स्कोप देख पा रहे हैं आप तीनों राज्यों में? देखिए, बीजेपी अगर इसका एक ही चाहती है कि किसी तरीके से एक अपना रास्ता बनाए इन राज्यों में जहां या तो उसकी सीटें नहीं है या बहुत कम है। केरल में जैसे कि आपने बताया 1 सीट है, लेकिन वोट शेयर अब बढ़ करके 15 के आसपास हो गया है। वहां पर उन्होंने जिस आदमी का सहारा लिया है या जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया है उसको मेट्रो मैन नाम से हम पुकारते रहे हैं और उनकी इमेज बहुत बढ़िया है, शानदार है। तो मुझे ये उम्मीद है कि बीजेपी की कोशिश होगी कि किसी तरीके से दहाई तक की सीटें पहुंच जाएं, अपना एक बड़ा वर्ग बनाया जाए और अगर दहाई में भी 20 तक पहुंच गए तो वो एक हंग असेंबली की स्थिति तक तैयार कर सकते हैं। बीजेपी इस बार कतई भी वहां केरल में मैदान जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। वो किसी तरीके से चाहती है कि हंग असेंबली हो, जो मुझे फिलहाल की स्थिति में नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अंडर करंट चल रहा हो, कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, खासतौर से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ऐसा कुछ चल रहा है, तो शायद वो बीजेपी को एक रास्ता दे सकता है, बड़ा रास्ता दे सकता है। होगा क्या, क्योंकि वहाँ नियम के अनुसार एक बार तू एक बार मैं वाला होता है, तो इस बार यूडीएफ की बारी है। लेकिन एलडीएफ की काम की वजह से, जिसका पिछले दिनों पंचायत चुनाव जब हुए थे उसमें नजर आ गया था, यूडीएफ बहुत बुरी तरीके से हारा था और एलडीएफ जीता था। तो एलडीएफ इस बार वहां पर अभी मजबूती की स्थिति में लगातार बना हुआ है। तमिलनाडु में क्या स्थिति लग रही है? जी, वही बता रहा हूँ। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में बीजेपी की कोशिश कुल मिला के ये होगी कि किसी तरीके से डीएमके ना आने पाए, जो भी बहुत आसान कोशिश नहीं हो सकती है। उसके लिए उन्होंने तमाम तैयारियां की हैं। कमल हासन एक मुद्रा में आए हैं और वो उनका जो उनकी पार्टी है एमएनएम करके उससे वो एक अलग काम कर रहे हैं और वोट कटवा की ज्यादा उनकी भूमिका समझ में आ रही है। लेकिन एआईडीएमके जिनकी सरकार है और जिनके साथ अब बीजेपी है, वो बात दूसरी की बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो उनके पार्टनर हैं वो बहुत छोटे संख्या में, मतलब ये लोग बहुत छोटे हैं, वो लोग बहुत बड़े और लड़ाई उन्हीं की है। स्टालिन क्योंकि 10 साल हो गए एडीएमके की सरकार का, पलानीसामी इतना बड़ा नाम नहीं है जो बीजेपी तमिलनाडु में खास तौर से चेहरे मोहरों की लड़ाई बहुत होती है। वहां बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे जयललिता हो, चाहे एमजीआर हो, उन चेहरों पर ज्यादा, और इस मामले में स्टालिन थोड़े बेहतर समझ में आते हैं। तो कुल मिला के अगर इन नटशेल देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कोई स्कोप नहीं है, लेकिन कोशिश यही होगी बीजेपी की वोट शेयर और प्रतिशत को आगे पीछे करके थोड़ा सा समीकरण बिगाड़े जाएं ताकि आने वाला भविष्य सुनिश्चित कर सके बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस 360 डिग्री एनालिसिस के लिए आपका आज की पॉलिटिकल मामलों में। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना नई रफ्तार से विकराल रूप ले चुका है। कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार देश में 24 घंटे के भीतर 1 लाख पार कोरोना का आंकड़ा पहुंचा है। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को एक दिन में करीब 98,000 कोरोना के केसेस आए थे। एक्टिव केसेस की संख्या 7.5 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में अभी कुल संक्रमित 1 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यहां रिकॉर्ड तोड़ मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के कई कोनों में सख्तियां लागू की गई हैं। लेकिन इस बीच देश का एक ऐसा तबका जो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच में सबसे ज्यादा डरा हुआ है और सहमा हुआ है, वो है मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों का। लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस सवाल से हमें या आपको बहुत ज्यादा फर्क शायद ना पड़ता हो, लेकिन यह सवाल मजदूर के लिए जीने और मरने का सवाल बन जाता है। यही वजह है कि लॉकडाउन की उड़ती खबरों के बीच देश के कई शहरों के मजदूर फिर से अपने गांवों घरों का रुख करने लगे हैं। लॉकडाउन की मार से कराहते मजदूरों की इन तस्वीरों को भला कौन भूल पाया है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, लेकिन कोरोना का इस साल ऐसा पलटवार हुआ है कि मजदूरों और छोटे कामगारों के बीच खौफ लौट आया है। मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों से मजदूरों के घर लौटने की कहानियां शुरू हो चुकी हैं। इनके मन में एक तरफ बढ़ती बीमारी का डर है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का खतरा।
इन लोगों को डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लगा और ट्रेनें वगैरह बंद हो गई तो कहीं पिछले साल की तरह फंस न जाएं। लेकिन क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है? तो जवाब है नहीं। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसे देखकर अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना होता तो अब तक लगा चुकी होती। ये भी साफ है कि आगे भी लॉकडाउन के कोई आसार नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी आपको बताते हैं। विकराल होते कोरोना को लेकर देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास पहले ही कह चुके हैं कि देश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बढ़ते केसेस पर चिंता जरूर जाहिर की, लेकिन उन्होंने भी देश में लॉकडाउन नहीं बल्कि मिनी लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की। वहीं एसबीआई रिसर्च में भी साफ हो गया था कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि वैक्सीनेशन ही रास्ता है। यहाँ तक कि खराब हालत वाले महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। लोगों के मन में एक दुविधा महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सख्तियों को लेकर है। लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये लॉकडाउन नहीं है? तो जवाब है नहीं। महाराष्ट्र में अभी जो सख्तियां की गई हैं वो मिनी लॉकडाउन का हिस्सा है। मिनी लॉकडाउन का आपकी रोजी रोटी पर ना के बराबर असर पड़ेगा। मिनी लॉकडाउन में कंपनियां और कारोबार चलते रहेंगे, लेकिन कोविड नियमों के मुताबिक। तो ये साफ है कि सरकारें और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और मौजूदा माहौल को देखकर लॉकडाउन लगने की आशंका भी नहीं है। भविष्य में लॉकडाउन की आशंका खत्म करने के लिए भी जरूरी है कि हम सतर्क रहें और कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन का खतरा तभी गहराएगा जब आप और हम मास्क डाउन करेंगे। डॉक्टर गौतम भंसाली महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, हम इसी मजदूर तबके की एक बार फिर से बात कर रहे हैं और हमने देखा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है मजदूर तबके और रेहड़ी पटरी वालों के बीच में। लॉकडाउन लगेगा, कहीं फिर से फंस न जाएं, ट्रेन में फंस गए तो फिर जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। मुझे लगता है करीब करीब ये साफ है सर कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए सेल्फ लॉकडाउन जिसकी आप हमेशा बात करते हैं उसका पालन करना होगा। जी दीपक जी, जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हमेशा बोलता हूं सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग इस सेकेंड वेव से पार पा सकते हैं। आज मैं चाहता हूं कि मैं रेस्टोरेंट जाऊं, मैं बार में जाऊं, मैं डिस्को में जाऊं, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं शॉपिंग मॉल में भी जाऊं, पर मैं वो चीजों का पालन नहीं कर रहा हूं। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दूसरे लोग सब पालन करें, दूसरे लोग करें, विच इज नॉट करेक्ट। रही जहां तक बात लॉकडाउन की है, मुझे नहीं लगता लॉकडाउन इसका कोई सॉल्यूशन है। ये भी क्योंकि लॉकडाउन हमने जो पहली बार किया था, फर्स्ट वेव के टाइम में किया था, उसका कारण ये था कि तब हमारा हिंदुस्तान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रेडी नहीं था। हमारे डॉक्टर्स को पता नहीं था, पेशेंट को पता नहीं था कि करना क्या है, इसका इन्फेक्शन कैसा है, हॉस्पिटल रेडी नहीं थे, पेशेंट लेने के लिए अलग जो व्यवस्था होती है वो सब उस टाइम में रेडी नहीं थी। आज हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का एंट्री गेट, एग्जिट गेट, एम्बुलेंस वगैरह सब चीज रेडी है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी है। पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज होकर आ रहा है। ऐसा नहीं कि बीमारी आने के बाद हमको चेक करना कि बीमारी क्या है क्या नहीं, वो सब डायग्नोज होकर के हमारे पास में आ रहा है। हमें सर सीधा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, जो हर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट फिक्स ट्रीटमेंट है, सब जगह वही ट्रीटमेंट होने वाला है। सो लॉकडाउन अभी लगाना मुझे नहीं लगता कि हाँ मैसिव या मैक्सिमम जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन वो होना चाहिए, क्योंकि लोग मान नहीं रहे, लोग उतावले हो रहे हैं, लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, काम की वजह से जाना पड़ रहा है। अति आवश्यक काम है, डेफिनेटली जाना चाहिए। जहां तक मजदूर भाइयों की बात है, मेरा ये मानना है कि उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो काम है मुझे नहीं लगता वो बंद होंगे, वो काम जरूरी है और वो काम चालू रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये क्लियर करने के लिए कि लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ लॉकडाउन जरूर लगाना है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से खारिज भी आप एक तरह से मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और भारत में तीसरी वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे सकती है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी ट्रायल्स कर रही है। रूस में हुए ट्रायल्स के मुताबिक स्पुतनिक की एफिकेसी दर 92% के आसपास है, जबकि भारत में हो रहे ट्रायल्स का डेटा कंपनी ने सरकार से साझा नहीं किया है। रूस की यह वैक्सीन फिलहाल अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, मैक्सिको और सर्बिया जैसे देशों में इस्तेमाल हो रही है। कंपनी का दावा है कि उसे 26 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की परमिशन भी मिली है। भारत को फाइजर समेत दूसरी कई वैक्सीन भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत की राह देख रही हैं। हालांकि सरकार ने सिर्फ भारत बायोटेक और की कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका सीरम की कोविशील्ड को ही मंजूरी दी हुई है। हालांकि भारतीय ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में और डेटा की मांग की है। स्पुतनिक वी का फेज 2 ट्रायल भारत में 1500 लोगों पर हुआ है, लेकिन इसका तीसरे फेज का ट्रायल अभी चल रहा है।
तो स्पुतनिक वी को अगर परमिशन मिल जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और वो कितना जरूरी है, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले जरा ये समझ लेते हैं कि देश में और दुनिया में वैक्सीन की स्थिति क्या है। आपको ये समझाते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, पूरी दुनिया में अगर वैक्सीन की बात की जाए, इस वक्त पूरी दुनिया में 78 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। 78 वैक्सीन हैं जिन पर अभी ट्रायल चल रहा है। इनमें से 13 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। 13 वैक्सीन को, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो सिर्फ 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, जिसमें हमने आपको बताया कि एक कोवैक्सीन है और दूसरी है कोविशील्ड। इन 2 को ही इजाजत मिली हुई है। 2 वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है भारत में ही। तो ये 2 कौन सी हैं? कैडिला की एक वैक्सीन है और दूसरी नोवावैक्स के साथ मिलकर सीरम वो भी काम कर रहा है। तो 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है अभी भारत में। स्पुतनिक वी और फाइजर जैसी कंपनियां रेस में है। फाइजर ने तो अपना दावा वापस ले लिया, वापस इमरजेंसी ट्रायल की इजाजत लेने के लिए वो करेंगे, लेकिन ये जो वैक्सीन हैं ये भारत में आना चाहती हैं। अब क्यों जरूरी है ये समझिए कि क्यों तीसरी वैक्सीन की आवश्यकता है। देखिए, हमने 30 करोड़ लोगों का फर्स्ट फेज में लक्ष्य रखा था वैक्सीनेशन का। उसमें हेल्थ वर्कर 1 करोड़ हैं, इसके अलावा उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगर जोड़ दें तो 2 करोड़ हैं, और कुल मिलाकर 30 करोड़ का ये जो आंकड़ा है उनमें 60 प्लस और कोमॉर्बिडिटीज वाले 27 करोड़ लोग हैं। तो ये 30 करोड़ का टारगेट हमने तय किया था। ये टारगेट था जुलाई तक के लिए। अब ये जुलाई तक का टारगेट क्या हम पूरा कर पाएंगे 2 वैक्सीन के साथ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन 7 करोड़ 60 लाख लोगों को ही पहुंच पाई है और 30 करोड़ का टारगेट हमारा जुलाई तक का है। तो इसके लिए आपको और वैक्सीन को बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में वैक्सीन की डोज लेने में कौन कहां है। भारत में डोज कितनी ली जा रही है, 2 वैक्सीन वाले क्या है, इसके आंकड़े समझिए। इसमें सबसे आगे है इजराइल। कहा जा रहा है कि इजराइल में दोनों फेज की वैक्सीन यानी कि पूरा डोज लेने वाले 56% लोग हो गए हैं, सबसे आगे है दुनिया में। आगे भी देख लेते हैं अमेरिका में क्या स्थिति है। 17% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज, एक डोज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी डोज जो ले चुके हैं। हालांकि अमेरिका में 1 डोज वाली भी वैक्सीन हैं, लेकिन फिर भी 17% लोगों को पूरा डोज मिल चुका है। ब्राजील भी हमसे आगे भारत से, 2.5% लोगों को ब्राजील में 2 डोज दी जा चुकी है, यहाँ के वैक्सीनेशन का पूरा हो चुका है। लेकिन भारत की स्थिति आप देखिए, ये 2 डोज की बात कर रहे हैं हम। 1 डोज वाले तो 4% के आसपास हो गए, लेकिन दोनों डोज लेने वाले 1% से भी नीचे हैं। अब इससे होता क्या है? दरअसल जिन इलाकों में, जिन देशों में 25% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो चुका है, वहां पर कोरोना रुक रहा है। इनमें इजराइल 25% आबादी को, हमने आपको जैसे बताया 56% हो गया है। तो इसके अलावा, इजराइल के अलावा 25% से ज्यादा वैक्सीनेशन वाला यूएई है, जहां पर बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मालदीव्स है, जहां पर 25% से ज्यादा आबादी को लगाया जा चुका है। सेशल्स भी एक देश है जहां पर 25% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में अगर आपने और वैक्सीन नहीं मंगवाए और वैक्सीन को अगर मंजूरी नहीं दी तो फिर आपके लिए मुश्किलें आगे खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए यह वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि स्पुतनिक को कब तक फाइनल मंजूरी मिलती है। कहा यह जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगी, लेकिन 1-2 हफ्ते में मिलने के बाद क्या स्थिति बदलेगी, यह भी थोड़ा अभी देखना लाजमी होगा। चलिए, और अब बात करते हैं लाल आतंक का जो साया देश पर मंडरा रहा है उसकी। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब तक हमने लाल आतंक से, रेड कॉरिडोर से मुक्ति क्यों नहीं ली। कहानी पहले आपको बताते हैं। शनिवार की सुबह करीब 4 घंटे तक छत्तीसगढ़ की धरती गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा गई। नक्सलियों ने बीजापुर के जंगलों में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। 24 जवान शहीद हुए। अब जवानों का खून बहाने वाले नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार ने नए सिरे से रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तय किया गया है कि जल्द ही 24 जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में 4000 के करीब हमले हुए हैं, 500 के करीब जवान शहीद हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों के मामले में हमारी एजेंसियां हर बार क्यों चूक जाती हैं? नक्सलियों को कंट्रोल कैसे किया जाए? आज इसी खबर का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
मोदी सरकार ने सिस्टम के लिए नासूर बन चुके नक्सलियों की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, फिर सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। खबर है कि इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी पर चर्चा हुई, यानी तय है कि जल्द ही सरकार नक्सलियों पर अंतिम प्रहार करने जा रही है। 24 जवानों के खून से धरती लाल है, लेकिन सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी ऑपरेशन में किसी भी तरह की रणनीति की इंटेलिजेंस शूट से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यहां ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर हर बार सुरक्षा बलों पर नक्सली क्यों भारी पड़ जाते हैं। गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट और लोकसभा में दिए जवाब के मुताबिक पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए और इन हमलों में हमने 489 जवानों को खो दिया। 175 जवान तो सिर्फ दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में शहीद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहां झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली हमले कम हुए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक बढ़ा है। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और कोंडागांव शामिल हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि नक्सलियों से निपटने के लिए जहां सरकार लगातार खर्च बढ़ा रही है, वहीं नक्सली भी खुद को और ताकतवर करते जा रहे हैं। केंद्र ने नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 2017-18 में 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिए गए। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ जवानों की मौत के मामले में टॉप पर है। वहीं नक्सली भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर्स, यूबीजीएल राइफल्स, एलएमजी गन और AK-47 राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजापुर में हुआ हमला बीते कुछ सालों में नक्सलियों की तरफ से किया गया बड़ा हमला है। अब खबर आ रही है कि सरकार बीजापुर नक्सली हमले की जांच का जिम्मा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को सौंप सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से सरकार और सुरक्षा बल निपट नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे जानकार कई कारण बताते हैं। इसमें इंटेलिजेंस की कमी या फेलियर, नक्सल इलाकों के लिए स्पेशल रणनीति की कमी, पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रति स्थानीय लोगों का अविश्वास, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच में सही तालमेल नहीं होना, नक्सल प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी बुनियादी दिक्कतें हैं। कारण जो भी हो, सुरक्षा बलों पर हुए इस ताजा हमले ने यह साफ कर दिया है कि नक्सल समस्या से ठोस रणनीति के साथ निपटने का वक्त अब आ गया है। और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, पूर्व DGP हैं यूपी के और सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमने देखा सलवा जुडूम का भी एक्सपेरिमेंट किया, वो भी करके देख लिया। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात हुई कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे कोशिशें हुई, लेकिन अब तक हम मुक्त क्यों नहीं हो पाए हैं सर लाल आतंक से? 2008 में जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर IB चीफ थे, उन्होंने संबोधित करते हुए जिस सभा में प्रधानमंत्री थे कहा कि नक्सल समस्या में 40% भारत का भूभाग और जनसंख्या सीधे तौर पे प्रभावित है। 2008 से तक हमारी बड़ी लंबी यात्रा की, लेकिन आपका कहना सही है, 1:3 की जब तक सुपीरियॉरिटी नहीं रहेगी हम कामयाब नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में अकेले 100 करोड़ सालाना की उगाही नक्सलाइट करते हैं और पूरे भारत में 25,000 करोड़ की उगाही नक्सलाइट्स करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि एक समग्र कार्य योजना के तहत, ये कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये सामाजिक कानून व्यवस्था इंटरनल सिक्योरिटी की है, क्योंकि इसमें ISI का भी हस्तक्षेप है, इसमें चीन का भी हस्तक्षेप है, इसमें धन उगाही भी है, तथाकथित बुद्धिजीवियों के माध्यम से देश को अंदर से खोखला करने का भी प्रयास है। लेकिन जो हमारे प्रयास होने चाहिए समग्र तरीके से, तथाकथित बुद्धिजीवियों के बारे में आपने देखा होगा, आपके चैनल पे कई डिस्कशन में मैं रहा हूं कि चाहे हमारे स्टैन स्वामी जी हो, चाहे GN साईं बाबा हो, वो जो प्रोफेसर हैं, ये बुद्धिजीवी, ये बुजुर्ग, आपने ये नहीं देखा कि NIA ने 10,000 के पन्ने की चार्जशीट में इनकी कुंसित रणनीति, इनकी 5 साल, 10 साल और 15 साल की जो कार्य योजना है, हमारी तो कार्य योजना केवल तात्कालिक होती है। बिल्कुल घटना हुई। लेकिन सर, क्या नक्सलियों से सिंपैथी रखने वाले ही हमारे सबसे बड़े अड़ंगे हैं? क्योंकि हमने देखा है, आपके पास अगर रणनीति है, आंध्र प्रदेश में हमने देखा ग्रे हाउंड फोर्सेस को, हमने देखा नक्सलियों का सफाया हुआ। आप झारखंड, बिहार, ओडिशा, यहां तक के महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, यहां पर कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में वो नहीं मिल पाई कामयाबी, क्यों? उसके बारे में ये कहते हैं कि शायद कदाचित जो बस्तर का जंगल है वो ऐसा दुर्गम है, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कितना भी दुर्गम जंगल क्यों ना हो, हमारी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, थर्मल इमेजर्स है और डेडिकेटेड हमारे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिससे हम पार पा सकते हैं। दुर्भाग्य से हमने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया
और अब हम कह रहे हैं कि हम फौज को ले आएंगे। अगर फौज भी छत्तीसगढ़ आ गई तो हमारी सीमा बालाकोट, कश्मीर और चीन के बॉर्डर पे हम क्या करेंगे? ये कोई विकल्प नहीं है। हमको अपने ही पैरामिलिट्री फोर्स पर विश्वास करना चाहिए। आपने जो ग्रेहाउंड का नाम लिया, ग्रेहाउंड एक ऐसा उत्कृष्ट पुलिस बल बना जिसने वहां पर जाकर के एक तरीके से उनके ताबूत की आखिरी कील ठोक। सर, मैं बहुत क्विकली आपसे समझना चाहूंगा, भले ही सीआरपीएफ ने इंटेलिजेंस फेलियर को नकार दिया हो, लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है, जिनको लीड्स देनी होती है, उनमें और केंद्रीय सुरक्षा बलों में ये गैप कम्युनिकेशन का क्यों रहता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। बात केवल कम्युनिकेशन गैप का ही नहीं है, बात दुर्भाग्य से ये भी है क्रेडिट कौन लेगा। और आपस में सूचना का आदान प्रदान न करने का मुख्य कारण यही है कि अगर हम कामयाब हो गए तो दूसरा कामयाब ना हो, दूसरा क्या, अरे कामयाब या होंगे तो सब होंगे या दोनों फेल होंगे। बेहतर ये होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड हो और सब लोग एक व्यक्ति के कमांड के नीचे हैं और सूचना का आदान प्रदान व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड और बिल्कुल नीड टू नो और राइट टू नो बेसिस के ऊपर सबको शेयर होनी चाहिए। तात्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और कुछ साल पहले यूनिफाइड कमांड की बात राज्यों के बीच में भी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त यूनिफाइड कमांड की जो आपने कहा वो सुरक्षा बलों में, पुलिस के बीच में यूनिफाइड कमांड का होना बहुत जरूरी है ताकि एकीकृत एक्शन हो और उसका रिजल्ट आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए रेड टेरर का। बात बाजार की कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर आज बाजार पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स 870 अंक टूटकर 49,159 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 230 अंक गिरकर 14,638 पर आ गया। बैंक शेयरों की पिटाई ज्यादा हुई है। बैंक निफ्टी करीब 1200 पॉइंट टूटा है। आईटी को छोड़ दें तो आज चौतरफा मुनाफा वसूली रही। और अब बात करते हैं यूएस मार्केट्स की भी। यूएस मार्केट्स में शानदार तेजी का दौर चल रहा है। पिछले हफ्ते की जोरदार क्लोजिंग के बाद आज डाउ जोन्स 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। नैस्डैक में भी 1% से ज्यादा की तेजी है। बाइडेन के 2.25 ट्रिलियन के इंफ्रा प्लान से बाजार में जोश बना हुआ है। इकोनॉमी के लिए इसे बड़े स्टिमुलस के तौर पर देखा जा रहा है। ताजा भाव आपकी टीवी स्क्रीन पर। डाउ जोन्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 360 अंक छोड़कर 33,514 पर, और नैस्डैक भी लगभग 1.5% के आसपास तेजी के साथ काम करता हुआ 13,653 पर। और कल की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जैन साहब, डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शुरुआत अच्छी नहीं रही संदीप जी, लेकिन अमेरिकी बाजारों के कारोबार को देखते हुए क्या लग रहा है, कल बाउंस बैक करेगा मार्केट? देखिए, ये आज इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से मार्केट गिर के खुलेगा, और अच्छा खासा वीकेंड भी था, बढ़िया मार्केट्स थे, बढ़िया ग्लोबल क्यूज थे, और S&P 500 जो 4,000 प्लस बंद हुआ। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का जो कहर है और कोरोना पे ओवर रिएक्ट किया आज मार्केट ने, और जो मिनी लॉकडाउन्स का माहौल बना है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पे जो माहौल बना, उसकी वजह से मार्केट आज नर्वस हुआ है। और इसीलिए देखिए आप जो डिफेंसिव स्टॉक्स है वहां पे एक माहौल अच्छा बना हुआ था। IT, फार्मा, FMCG भी ठीक थे, वैसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत पैनिक अभी भी नहीं करना चाहिए, और ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, और FIIs हालांकि आज अच्छी सेलिंग करके गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बट मेरे हिसाब से नीचे के लेवल से जो आज रिकवरी हुई है तो उससे थोड़ा बहुत तो ओके, नीचे के लेवल से रिकवरी और ग्लोबल क्यूज जो कि ग्रीन उस सेगमेंट में दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव सेंटीमेंट फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए और कल की तैयारी के लिए। कच्चे तेल पर भी नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल की चाल पर भी एक नजर डालते हुए देखते हैं कि क्रूड की कीमतों में क्या हालचाल है। क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड 2.5% से ज्यादा गिरकर $63 तक फिसल गया है। वहीं WTI क्रूड $60 के नीचे आ चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले वापस बढ़ने की चिंता हावी हो गई है। साथ ही में मई से ओपेक, नॉन ओपेक ने भी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। तो कच्चे तेल की चाल भी आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। चलिए, और अब बात करते हैं आपके काम की एक महत्वपूर्ण खबर की। SBI ने अपने होम लोन दरें बढ़ा दी हैं। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, जरा ये देखिए, इस पर चर्चा भी करते हैं। मार्च की शुरुआत में जैसे ही SBI ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई, दूसरे बैंकों ने भी दरों में बड़ी कटौती की। मार्च में होम लोन की ब्याज दरें अब तक सबसे कम रहीं, लेकिन अप्रैल आते आते सूरत बदल गई है। सबसे सस्ता होम लोन देने की शुरुआत भी SBI ने ही की थी, और अब लोन की दरें भी सबसे पहले SBI ने बढ़ाई हैं।
एसबीआई ने सिर्फ होम लोन की दरें ही नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि अब आपको प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी होगी। ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 30,000 रुपए होगी। आशंका जताई जा रही है कि अब दूसरे बैंक भी होम लोन की दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी पर छूट पहले ही खत्म कर दी गई है। अब आपको प्रॉपर्टी की खरीदारी में पुरानी दर यानी कि 5% के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी। 1 अप्रैल से 1% की छूट उनके लिए जरूर है जो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराएंगे। कम मांग के चलते प्रॉपर्टी बाजार को कम होम लोन की दर से थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर दरों के बढ़ने से आशंका पैदा हो गई है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सस्ते घर के दिन जाने वाले हैं।